देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी की इस वीडियो में हम लोग डेविस और पैंक की जो इरोजन साइकिल है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक तरीके से मैं मोटा मोटा बता दूंगा आपको इसमें कि आपको उसमें क्या पढ़ना है, कैसे कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ डेविस है, एक तरफ पैंक है। डेविस का कार्य यूएसए का था। डेविस कहाँ के थे? यूएसए के थे, इसलिए उन्होंने यूएसए पर अपनी स्टडी की थी। यूएसए में कहाँ भी? ओहियो रिवर पर। ठीक है, ओहियो नदी घाटी पर इनका ऐसा था। पैंक का किस पे था? इनका मिड यूरोप पर था, क्योंकि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, इसलिए इनका कहाँ पर था? मिड यूरोप पर काम था इनका। ठीक है, डेविस के जितने भी मतलब वर्क था जो डेविस का, वो कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश लैंग्वेज में था, क्योंकि अमेरिकन थे। और इनका ज़्यादातर वर्क किस में था? जर्मन लैंग्वेज में था। जो आप पढ़ते हैं ना, हाफती झंडे, ग्लिक फार्मिंग, एंट्रोकुलिंग, ये वर्ड आपको इतने अटपटे से लगते हैं क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब देखिए, डेविस का आपने पढ़ा होगा, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। लैंडस्केप, कोई भी लैंडस्केप किसका है प्रतिफल? फैक्टोरियल किसका है वो? एक तरीके से लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोसेस, किन किन प्रोसेस से वो गुजरा है और किन किन स्टेजेस से वो गुजरा है। ठीक है, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। ये लाइन किसने कही थी? डेविस ने कही थी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई ऑफ डेविस, है ना। लेकिन पैंक क्या बोलते हैं कि स्थल रूप उत्थान की दर, अपलिफ्टमेंट का रेट क्या है। देखिए, इस चीज को ऐसे डिवाइड करके पढ़िए कि लैंडस्केप लैंडस्केप तो दोनों ने कॉमन कहा है, स्थल रूप वाली बात तो। लेकिन ये लोग स्थल रूप को क्या मानते थे? डेविस इसका फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज इसको मानते थे। लेकिन ये क्या कहते हैं कि लैंडस्केप स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज नहीं है। लैंडस्केप क्या है? उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट कितना होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, इरोजन। ठीक है, और तीसरा, पदार्थों के विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी, जितने भी मतलब यानी पदार्थ हैं, जो मैटर्स हैं जितने भी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेट, विस्थापन की दर। यानी तीन चीज आपने क्या क्या पढ़ी इसमें? डेविस के ट्रायो तो क्या थे? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। लेकिन अगर जो एक तरीके से पैंक के ट्रायो कहेंगे तो किनको कहेंगे? उत्थान की दर, इंग्लिश में रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। दूसरा, इरोजन। ठीक है, रेट ऑफ इरोजन। और तीसरा, डिस्प्लेसमेंट की रेट क्या है। यानी रेट माने कीमत नहीं, रेट माने किस दर से बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको कहा जा रहा है। तो डेविस की तरह ही स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज को पैंक ने क्या बोला? उत्थान की दर। ये इनका पहला पॉइंट है। दूसरा हो गया इनका अपर्दन, जिसे इरोजन का। और तीसरा, पदार्थों का विस्थापन, मींस मैटर्स का डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच जो भी रेशो बनेगा उसको पैंक ने डेविस के ट्रायो के साथ कंपैरिजन किया। ठीक है, स्थलरूप का विकास ढाल द्वारा नियंत्रित नहीं होता। डेविस से कहते थे कोई भी लैंडफॉर्म जो बन रहा है, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो स्लोप पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी या स्लोप एनालिसिस थोड़ी थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो डेविस से ना होकर के पैंक से रिलेटेड है, क्योंकि पैंक ने स्लोप पर काम किया है, डेविस ने नहीं किया। स्थलरूप का विकास डाल द्वारा नियंत्रित नहीं होता, इन्होंने कह दिया है नहीं होता। लेकिन कौन कहता है इस बात का? पैंक कहते हैं ऐसा नहीं होता। कोई भी लैंडफॉर्म अगर जो बन रहा है उसमें स्लोप का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे कोई भी लैंडफॉर्म अगर जो बनता है तो सबसे पहले उसका कॉन्वेक्स स्लोप होता है। उत्तल ढाल मीन्स कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेज में यूनिफॉर्म स्लोप पर आ जाता है लैंडफॉर्म। फिर वो तीसरी स्टेज पे कौन सा आता है? कॉनकेव पर आता है, जिसे अवतल का है। ठीक है, क्लियर। अब इधर आइए, अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्थिति को पेनिप्लेन या संप्राय मैदान कहा। पेनिप्लेन किसे, पेनिप्लेन वर्ड किसने दिया है? डेविस ने दिया है। तो डेविस ने जो अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था होती है उसमें जो प्लेन एक तरह से बच जाता है उसको क्या कहा है? पेनिप्लेन या संप्राय मैदान। लेकिन इन्होंने पेनिप्लेन वर्ड यूज नहीं किया। पैंक ने क्या कहा है कि अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में क्या कहलाती है? एंडमरफ, एंडमरफ। ठीक है, इन्होंने पेनिप्लेन और इन्होंने एंडमरफ का। क्लियर। अपर्दन चक्र की ये अवस्थाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें डेविस ने अंतिम अवस्था को पेनिप्लेन कहा और इन्होंने क्या कहा? एंडमरफ कहा। डेविस के विचार अंग्रेजी भाषा में थे क्योंकि इंग्लिश राइटर थे, यूएसए थे। और पैंक के विचार जर्मन भाषा में थे क्योंकि जर्मनी के थे। अपर्दन चक्र एक निश्चित क्रम में विकसित होता है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। डेविस ये कहते हैं कि कोई भी इरोजन साइकिल है वो एक निश्चित साइकिल की तरह चलती है। ठीक है, कैसे? उसमें यूथफुल स्टेज होती है, मैच्योर स्टेज होती है और ओल्ड एज स्टेज होती है। ठीक है,
लेकिन जो बैंक होते हैं वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह की स्टेज ही मिले, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही मिले, ठीक है। इस पे किस पे डिपेंड करता है कि यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड एज किस पे डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू बैंक, भूदृश्य के निर्माण और उत्थान की दर, ठीक है। भूदृश्य मीन्स कोई भी लैंडस्केप का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अपलिफ्टमेंट की जो रेट हो रही है कि, और उसका इरोजन की रेट इससे निर्धारित होता है, ठीक है। आप युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में नहीं कह सकते कि अभी तो युवावस्था में चल रहा है ये, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी, उसके बाद मेच्योर स्टेज जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है युवावस्था के साथ साथ ही उसमें कुछ गुण प्रौढ़ावस्था के दिखाई दें, प्रौढ़ावस्था के साथ साथ ही कुछ गुण उसमें युवावस्था के भी दिखाई दें। तो ये सारा मिक्सअप, तीनों स्टेज का मिक्सअप कौन कहता है, बैंक कहते हैं। बैंक ही कहते हैं कि भूदृश्य का निर्माण जो है ना, वो किस उत्थान की दर, उसका अपलिफ्टमेंट रेट कैसा है और कटाव की दर द्वारा निर्धारित होता है। कई बार पता चलता है कि निर्माण का तो उतनी गति से नहीं हो रहा जितना कटाव हो रहा है, तो आप कैसे कह दोगे कि कौन सी स्टेज में चल रहा है ये, है ना। इसीलिए ये डेविस की बात को ये नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं कि यूथफुल पहले होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर ओल्ड होगा, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा कि उसकी रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट कैसा है और इरोजन की कैसा है। कोई भी चीज़ देखो या तो बनती है और टूटती है ना। तो पैंक ही कहते हैं कि उत्थान की दर और कटाव की दर, इन दोनों के हिसाब से पता लगा सकते हो आपकी लैंडफॉर्म किस क्या है क्या नहीं है सिचुएशन। अगर तो उत्थान की दर बहुत ज़्यादा है, कटाव की दर बहुत कम है, तब आप डिसाइड कर पाओगे हाँ अभी तो यूथफुल में ही चल रहा है ये। लेकिन हो सकता है उत्थान उतना नहीं हो पा रहा, कटाव ज़्यादा हो रहा है, फिर आप कौन सी स्टेज में कहोगे। तो इसीलिए बैंक ने किन चीज़ों को माना, उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट को, और इरोजन की रेट को माना, ठीक है। ना कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इनको नहीं माना। लेकिन ये कहते हैं कि हाँ अगर जो हमें स्टेजेस में डिवाइड करना है तो हम 3 स्टेजेस बता सकते हैं लैंडफॉर्म की, जिसको पहली स्टेज वो कहते हैं आफती झंडे। देखो उसको याद कैसे करना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहली स्टेज बनाते हैं आफत, ठीक है। आप इसको हिंदी में ऐसे याद रख सकते हो कि आफत सबसे पहले आई। तो आफत मीन्स तीव्र गति से उत्थान। तो किसी भी लैंडफॉर्म को अगर तीव्र गति से उत्थान हो, उसका बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है वो, ठीक है, लैंडफॉर्म बहुत तेजी से बन रहा है, तो आफत है एक तरीके से, आफती झंडे, ठीक है। दूसरा आता है ग्लिक फार्मिंग। ग्लिक फार्मिंग मीन्स समान गति से, ना बहुत तेजी से ना बहुत डिग्रेड होकर के, ना बहुत तेजी से ना बहुत ज़्यादा तेजी से, बहुत एकदम से तेजी से भी नहीं हो रहा और बहुत स्लो भी नहीं हो रहा, समान गति से हो रहा है। तो समान गति को उन्होंने क्या बोला, ग्लिक फार्मिंग, ठीक है। आफत मीन्स तीव्र गति से उत्थान, ग्लिक फार्मिंग मीन्स समान गति से हो रहा है उत्थान, यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। और आब्स्टी झंडे, ये आफत हो गया सबसे पहले, फिर ग्लिक फार्मिंग हो गया, और फिर आब्स्ती, ये ब है, ठीक है, आबस्ती लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसको आप इसको ये भी लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं, आबस्टी, आबस्टी झंडे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आफती तो फिक्स है। फर्स्ट स्टेज जो है वो आफती है जिसमें तीव्र गति से उत्थान, दूसरी ग्लिक फार्मिंग है जिसमें समान गति से उत्थान, और फिर तीसरी आती है आपकी आबस्टी झंडे, ठीक है, जिससे धीमी गति से उत्थान, लिखा है ना ब्रैकेट में, धीमी गति से उत्थान होता है। तो आफती, ग्लिक और आबस्टी, ये 3 होती हैं, ठीक है। अब लास्ट वाली देखिए क्या बात आती है इनमें, स्थलखंड के उत्थान के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। देखिए ये बहुत ही, दोनों में बहुत ही सॉलिड वाली बात है जो कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है, डेविस बोलते हैं स्थलखंड के उत्थान के बाद ही अपर्दन होता है, कि पहले कोई चीज़ बनेगी पूरी पूरी, उसके बाद इरोजन होगा। लेकिन पैंक कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ पहले बने उसके बाद उसमें इरोजन हो सकता है चीज़ उत्थान के साथ भी हो सकती है ना, उत्थान के बाद भी हो सकती है। तो पैंक की ये वाली बात आपको काफ़ी हद तक सही लग रही है ना, कि ज़रूरी थोड़ी ना कोई चीज़ पहले पूरी बने उसके बाद ही वो टूटे, हो सकता है वो बनती बनती भी तो टूट सकती है। तो ये दोनों के विचार जो थे वो इस तरीके से अलग अलग थे, ठीक है, डेविस और पैंक के। तो ये सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा कि डेविस कहते हैं कि अपर्दन के बाद उत्थान के बाद ही अपर्दन होता है, ठीक है। लेकिन जो पैंक थे वो कहते हैं उत्थान के साथ साथ अपर्दन, उत्थान के साथ साथ अपर्दन हो सकता है, ठीक है। बस ये चीज़ दोनों की कॉमन है। तो आपका ये डेविस और पैंक का मॉडल कंप्लीट होता है। बाकी इससे ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्पेशल वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। जैसे इसमें आपको मिलेगा कि इंटरकूलिंग वर्ड क्या होता है, जैसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कि इन्होंने कुछ स्पेशल टर्म यूज़ किए गए थे। पैंक ने उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए प्राइमरफ नामावली का यूज़ किया। प्राइमरफ क्या होता है कि कोई भी लैंडफॉर्म बनने से पहले, क्या को बनने से पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे, प्राइमरफ कहेंगे। एंडिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, एंडम रफ कहेंगे, याद रखना, ठीक है। और एंट्रोकुलिंग जो आपने पढ़ा था ना, ग्लिक फार्मिंग, एंट्रोकुलिंग, जो बीच वाली स्टेज होती है जिसमें समान गति से उत्थान होता है, उसमें एंट्रोकुलिंग का वर्ड मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास जैसे कहते हैं। और ये बस बेसिक चीज़ आप याद रखना कि पैंक ने क्या स्टेटमेंट वर्ड यूज़ किया था उत्थान से पूर्व, तो उसने क्या किया था, प्राइम रफ यूज़ किया था, ठीक है।
उत्थान से पूर्व स्थगन के लिए प्राइम रफ वर्ड यूज किया था, और उत्थान के अंत में एंडम रफ यूज किया था। बाकी डेविस का सबसे मेजर माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।